नमस्कार दोस्तों, मैं हूं आपका दोस्त के बी और स्टैटिक जीके के एक नए वीडियो में आप सभी का स्वागत है। तो आज के इस वीडियो में हम भारत के सभी एलिफेंट रिजर्व के बारे में बात करेंगे। तो शुरुआत हम लोग करेंगे एलिफेंट के साथ में, यानी कि एलिफेंट के बारे में कुछ बेसिक चीज़ें जानेंगे। उसके बाद में मैप के माध्यम से हम लोग यह देखेंगे कि कौन कौन से एलिफेंट रिजर्व हमारे देश के किन राज्यों में स्थित हैं, और वीडियो के लास्ट में इस टॉपिक से जुड़े हुए हम 20 महत्वपूर्ण प्रश्नों को भी डिस्कस करेंगे। तो चलिए वीडियो की शुरुआत करते हैं। इससे पहले के स्टैटिक जीके के वीडियो अगर आपने नहीं देखे हैं तो ऊपर के आई बटन पर आपको लिंक मिल जाएगी, वहां से आप पहले के भी स्टैटिक जीके के वीडियो को देख सकते हैं। और अगर वीडियो आपको पसंद आता है तो वीडियो को लाइक और अपने दोस्तों के साथ में शेयर जरूर किया करें। चलिए शुरुआत करते हैं आज के वीडियो की। सबसे पहले हम लोग बात करेंगे एलिफेंट के कुल की। तो इनका जो कुल होता है उसे हम लोग कहते हैं एलिफेंटिडाई। ये इनका कुल होता है और इन्हें रखा जाता है स्तनधारी यानी कि मैमल्स की कैटेगरी में। अब पूरी दुनिया की अगर हम लोग बात करते हैं तो प्राकृतिक रूप से एलिफेंट आपको मुख्य रूप से दो महाद्वीपों में मिलेंगे। एक तो हमारा है एशिया महाद्वीप और दूसरा है अफ्रीका महाद्वीप। तो इन्हीं दो महाद्वीपों में प्राकृतिक रूप से हाथी आपको देखने को मिलेंगे। तो इसी आधार पर हम इनको तीन भागों में बांट सकते हैं। कौन कौन से? एक तो है हमारा अफ्रीकन बस एलिफेंट, उसके बाद में है अफ्रीकन फॉरेस्ट एलिफेंट और तीसरा है एशियन एलिफेंट। तो यहाँ पर आप देख सकते हैं जो शुरुआत के दोनों हैं ये अफ्रीका की प्रजातियाँ हैं, और अगर हम लोग बात करते हैं नीचे वाले तो ये आपका है एशियन एलिफेंट। यहाँ पर आप देख सकते हैं अफ्रीका का हाथी है और ये हमारे एशिया का हाथी है। दोनों में मुख्य रूप से कुछ डिफरेंस होते हैं। जैसे कि अगर आप अफ्रीका के हाथी को देखेंगे तो इसके जो कान होते हैं ये काफ़ी ज़्यादा बड़े होते हैं, और आप देखेंगे इनके जो कान का शेप है ये भी अफ्रीका महाद्वीप की तरह है। और उसी प्रकार से अगर हम लोग बात करते हैं एशिया के हाथी की तो इसके कान छोटे होते हैं। यहाँ पर आपको कई सारी धारियाँ भी देखने को मिलेंगी, यानी कि थोड़ी सी रफ बॉडी होती है, इनकी बॉडी थोड़ी सी स्मूथ होती है। साइज की बात करें तो जो अफ्रीका का हाथी होता है वह साइज में काफ़ी बड़ा होता है, उसकी तुलना में एशिया का जो हमारा हाथी होता है ये थोड़ा सा छोटा होता है। तो ये कुछ बेसिक डिफरेंस हैं। आगे हम लोग बात करेंगे एलिफेंट के बारे में। तो हमारे देश में कुल मिलाकर के 20 राज्यों में हाथी पाए जाते हैं। तो ये आपको ऐसे याद रखने की आवश्यकता नहीं है कि कौन कौन से राज्यों में हाथी मिलते हैं। सिर्फ आप अपनी जानकारी के लिए ये ध्यान रख सकते हैं कि 20 राज्यों में हाथी पाए जाते हैं। हाथी के संरक्षण के बारे में लोगों को जागरूक करने के लिए प्रत्येक वर्ष 12 अगस्त को विश्व हाथी दिवस यानी कि वर्ल्ड एलिफेंट डे भी मनाया जाता है। हाथी की बात करते हैं तो इसका वैज्ञानिक नाम होता है एलिफेंट मैक्सिमस। क्या नाम होता है? एलिफेंट मैक्सिमस इसका वैज्ञानिक नाम होता है। वहीं पर IUCN की रेड लिस्ट की बात करते हैं, यानी कि जो इंटरनेशनल यूनियन फॉर कंजर्वेशन ऑफ नेचर है, इनकी रेड लिस्ट में जो अफ्रीका का हाथी है वह वल्नरेबल कैटेगरी में है, और जो हमारे एशिया का हाथी है वह इंडेंजर्ड की कैटेगरी में रखा गया है। इसका मतलब यह है कि यहाँ पर जो अफ्रीका का हाथी है उसकी तुलना में हमारे एशिया का हाथी ज़्यादा खतरे में है, और जो साइट्स ने अपने अपेंडिक्स 1 में इनको शामिल किया है, यानी कि परसिस्ट 1 में हमारे एशिया का हाथी शामिल है। अब हम लोग एलिफेंट की गणना के बारे में बात करेंगे। तो भारत सरकार के द्वारा प्रत्येक 5 वर्ष पे हाथियों की गणना की जाती है। भारत सरकार के द्वारा अगस्त 2017 में हाथियों की गणना के बाद में आंकड़े जारी किए गए थे, और उन आंकड़ों के अनुसार भारत में उस समय हाथियों की संख्या थी 27,312। राज्यों के अनुसार बात करते हैं तो सबसे ज़्यादा हाथी आपको कर्नाटक में मिलेंगे 6,049, असम में है 5719 और केरल में आपको मिलेंगे 3,054। तो ये हमारे टॉप 3 स्टेट हैं जहां पर हाथियों की संख्या सबसे ज़्यादा है। और यहाँ पर आपसे ये भी पूछा जा सकता है कि जो हाथियों की गणना की जाती है उसमें किस फार्मूले का यूज किया जाता है। तो इसमें एलिफेंट डंग डीके फार्मूले का यूज किया जाता है, यानी कि जो हाथी का गोबर होता है उसके माध्यम से पता किया जाता है हाथियों की संख्या को। तो अगस्त 2017 में जो डेटा आया था उसके अनुसार हमारे यहाँ पर हाथियों की संख्या थी 27,312, लेकिन उसके बाद में ये जो गणना हुई थी 2017 में उसकी फाइनल रिपोर्ट आती है 2019 में, और उस समय तक हमारे देश में हाथियों की संख्या लगभग 30,000 के आसपास है, यानी कि 29,964 कुल हाथी हैं हमारे देश में। और ये आपको ध्यान रखना है कि कर्नाटक में सर्वाधिक हैं, असम में उसके बाद में, और फिर होता है हमारा केरल। 5 वर्षों पर यह गणना कराई जाती है, और पहली बार
2019 में यानी कि पिछले वर्ष जो हमारे यहाँ पर वन पर्यावरण और जलवायु परिवर्तन मंत्रालय है, इन्होंने बंदी हाथियों की भी गणना की। अब ये आप देखेंगे जो 29,964 हाथी हैं, ये हम बात कर रहे हैं उन हाथियों की जो प्राकृतिक रूप से कहीं पर रह रहे हैं। हो सकता है किसी जंगल में रह रहे हो सकता है किसी वाइल्ड लाइफ सेंचुरी में हो सकता है किसी एलिफेंट रिजर्व में हो। तो ये हम बात कर रहे हैं प्राकृतिक रूप से रहने वाले हाथियों की। लेकिन पहली बार 2019 में जो बंदी हाथियों की गणना हुई, उसमें भारत में कुल बंदी हाथियों की संख्या है 2454। जैसे आप सर्कस में देखा होगा, चिड़ियाघर में किसी हाथी को रखा हुआ है, किसी मंदिर में हाथी को रखा हुआ है, या किसी ने अपने यहाँ पर पाल रखा है, तो इनको हम लोग कहते हैं बंदी हाथी, यानी कि ये अपने प्राकृतिक आवास पे नहीं रह रहे हैं। तो बंदी हाथियों की जो संख्या की गणना की गई तो उसमें कुल 2454 हाथी निकले, और सबसे ज़्यादा आपको बंदी हाथी मिलेंगे असम राज्य में। तो ये भी आप ध्यान रख सकते हैं। अब हम लोग बात करेंगे एलिफेंट के बारे में, जो कुछ स्पेशल प्रोविज़न हमारे देश में किए गए हैं। तो हमारे यहाँ पर जो वन्य जीव संरक्षण अधिनियम है, उसके प्रथम अनुसूची में शामिल किया गया है हाथी को, यानी कि इसे सबसे ज़्यादा संरक्षण मिला हुआ है हमारे यहाँ के वन्य जीव संरक्षण अधिनियम के कानून के द्वारा। वन्य जीव संरक्षण अधिनियम मैंने आपको बताया था कि 1972 में इसके आने के बाद में इसमें कई सारे प्रोविज़न किए गए थे पौधों या फिर जानवरों की रक्षा के लिए। तो अगर किसी भी जानवर को प्रथम अनुसूची में रखा जाता है तो इसका मतलब यह है कि उसका संरक्षण किया जाना सबसे ज़्यादा आवश्यक है। भारत सरकार के द्वारा हाथियों के संरक्षण के लिए एक और महत्वपूर्ण कदम उठाया गया था, और 2010 में हाथियों को राष्ट्रीय धरोहर पशु के रूप में घोषित किया गया था, यानी कि नेशनल हेरिटेज एनिमल के रूप में हाथी को 2010 में घोषित किया गया था। और अभी आपको याद होगा जो CMS का COP13 हुआ था गुजरात के गांधीनगर में, वहाँ पर एशियाई हाथी को बंगाल फ्लोरिकन और एक हमारा है ग्रेट इंडियन बस्टर्ड, इनके साथ में CMS के अपेंडिक्स 1 में थ्रीटन माइग्रेटरी स्पीसीज की श्रेणी में शामिल किया गया है। किसे? एशियाई हाथी को, यानी कि जो हमारे भारत में पाया जाता है। तो ये भी आपको ध्यान रखना है कि CMS के COP13 में एशियाई हाथी अपेंडिक्स 1 में थ्रीटन माइग्रेटरी स्पीसीज की कैटेगरी में शामिल है। अब कुछ मेजर चीज़ें पिछले वर्ष हमारे यहाँ पर हुई थी, जैसे हाथियों के लिए पहला जो अस्पताल है वह खोला गया था उत्तर प्रदेश के मथुरा जिले में। हाथी पुनर्वास केंद्र यानी कि एलिफेंट रिहेबिलिटेशन सेंटर, ये केरल के कोट्टूर में खोला गया था। और जो पहला हाथी स्मारक है वह आगरा और मथुरा हाईवे पे खोला गया है। तो ये आपको ध्यान रखना है, और इसे बनाया गया है NGO वाइल्ड लाइफ SOS के द्वारा। तो ये 3 महत्वपूर्ण चीज़ें हैं जिनसे प्रश्न पूछे गए हैं और आगे भी पूछे जाने की संभावनाएं हैं। भारत का पहला हाथियों का अस्पताल मथुरा में है, हाथी पुनर्वास केंद्र आपको केरल के कोट्टूर में मिलेगा, और पहला हाथी स्मारक ये आपको मिलेगा आगरा मथुरा हाईवे पर। अब हम लोग एक और महत्वपूर्ण चीज़ के बारे में बात करेंगे जो कि है एलिफेंट कॉरिडोर। तो एलिफेंट कॉरिडोर क्या होता है? मान लीजिए यहाँ पर एक हाथी रिजर्व है, उसके अलावा यहाँ पर भी आपको एक एलिफेंट रिजर्व मिलेगा। तो हाथी कोई ऐसे जानवर नहीं होते हैं कि जो एक स्थान पर टिके रहें, यानी कि इनके लिए आप कोई ऐसा एरिया डिसाइड नहीं कर सकते हैं कि ये सिर्फ इसी एरिया में रहेंगे। कई बार क्या होता है कि हाथी एक एलिफेंट से निकल करके दूसरे एलिफेंट रिजर्व में जा सकते हैं, या फिर दूसरे किसी जंगल में जा सकते हैं, या फिर दूसरे किसी पार्क में जा सकते हैं। तो इसीलिए हाथियों के स्वतंत्र होकर के संचरण के लिए सरकार के द्वारा एलिफेंट कॉरिडोर का निर्माण भी किया जाता है। तो भारत में इस समय इनकी संख्या 100 से ज़्यादा है, और मुख्य रूप से एलिफेंट कॉरिडोर जो होते हैं उनका काम होता है कि 2 हाथी के आवासों को आपस में जोड़ना, यानी कि हाथी यहाँ से निकल करके आसानी से दूसरे स्थान पर जा सकें। और सबसे ज़्यादा हाथियों को खतरा यहीं पर होता है, क्योंकि कई बार यहाँ पर आपको रोड मिल जाएंगे, कई बार आपको यहाँ पर रेल की पटरियाँ मिल जाएंगी, रेल की पटरियों से जो ट्रेन गुजरती है उनसे टकरा करके हाथी की डेथ हो जाती है। हो सकता है कि वहाँ पर किसी किसान का खेत हो, तो खेतों में अगर हाथी पहुँच गए तो किसानों के द्वारा भी उनके ऊपर हमला कर दिया जाता है। तो इसी प्रकार से एलिफेंट कॉरिडोर का निर्माण किया गया है हाथियों के संचरण के लिए। तो ये हमने बात की हाथियों के बारे में बेसिक चीज़ों की। अब हम लोग आते हैं मेन टॉपिक यानी कि प्रोजेक्ट एलिफेंट के ऊपर। तो भारत सरकार के द्वारा 1992 में हाथियों के संरक्षण और मानव और हाथियों के बीच में जो संघर्ष होता है, इसके अलावा बंदी हाथियों के लिए प्रोजेक्ट एलिफेंट की शुरुआत की थी। यानी कि यहाँ पर 3 चीज़ों के ऊपर फोकस किया गया था।
पहली चीज़ कि हाथियों का संरक्षण किया जाए, मानव और हाथियों के बीच में जो संघर्ष होता है इसको रोका जाए, और जो हमारे बंदी हाथी हैं उनके भी कल्याण के लिए योजनाएं बनाई जाएं। तो इसी के लिए प्रोजेक्ट एलिफेंट की शुरुआत 1992 में की गई थी, और यह एक केंद्र प्रायोजित योजना है, यानी कि सेंट्रली स्पॉन्सर्ड स्कीम है। इसका मतलब है कि जो हमारा प्रोजेक्ट एलिफेंट होता है इसमें राज्य सरकार और केंद्र सरकार दोनों के द्वारा पैसा दिया जाता है। तो वर्तमान में भारत में कुल मिलाकर के 30 एलिफेंट रिजर्व है। ध्यान रखिएगा 30 ही है, कई जगह पर आपको इससे ज़्यादा भी मिल सकते हैं, लेकिन ऑफिशियली भारत सरकार की डेटा के अनुसार इस समय कुल 30 एलिफेंट रिजर्व आपको मिलेंगे भारत में। तो चलिए अब हम लोग मैप के माध्यम से एक एक करके सभी एलिफेंट रिजर्व के बारे में डिस्कस करते हैं। सबसे पहले हम लोग चलेंगे असम राज्य में। तो असम राज्य में आपको सबसे ज़्यादा एलिफेंट रिजर्व मिलेंगे, यहाँ पर इनकी संख्या है 5। आपको सबसे पहले बताऊंगा मानस नेशनल पार्क के बारे में। तो मानस नेशनल पार्क जब हम लोगों ने डिस्कस किया था तब भी मैंने आपको बताया था कि यह प्रोजेक्ट टाइगर में भी शामिल है और ये आपका प्रोजेक्ट एलिफेंट में भी शामिल है। तो मानस आपको मिलेगा चिरांग जिले में, और इसी के नाम पर चिरांग रिपू नाम का एलिफेंट रिजर्व आपको मिलेगा असम राज्य में। उसके बाद में थोड़ा सा आगे बढ़ते हैं तो यहाँ पर आपको मिल जाएगा सोनितपुर एलिफेंट रिजर्व। क्या नाम है? सोनितपुर एलिफेंट रिजर्व। फिर आप एकदम से ईस्ट में चले आएंगे अरुणाचल प्रदेश के, तो यहाँ पर है दिहिंग पटकई एलिफेंट रिजर्व। उसके बाद में काजीरंगा के पास आप आ जाएंगे तो काजीरंगा में आपको मिल जाएगा काजीरंगा कार्बी एंगलोंग एलिफेंट रिजर्व। और एक हमारा आखिरी एलिफेंट रिजर्व है जिसका नाम है धनश्री लंगडिंग एलिफेंट रिजर्व। तो असम में आपको 5 मिलेंगे, चिरांग रिपू एलिफेंट रिजर्व, सोनितपुर एलिफेंट रिजर्व, दिहिंग पटकई एलिफेंट रिजर्व, काजीरंगा कार्बी एंगलोंग एलिफेंट रिजर्व और धनश्री लंगडिंग एलिफेंट रिजर्व। असम के बाद में अब हम लोग चलते हैं केरल में। तो केरल में भी आपको 4 एलिफेंट रिजर्व मिलेंगे। पहला हमारा है जिसका नाम है वायनाड एलिफेंट रिजर्व। वायनाड की काफ़ी के बारे में आपने सुना होगा जिसको जीआई टैग मिला था। तो वायनाड एलिफेंट रिजर्व ये आपको मिलेगा केरल राज्य में। उसके बाद में थोड़ा सा और हम लोग आएंगे साउथ की तरफ, तो यहाँ पर है नीलांबर एलिफेंट रिजर्व। नीलांबर के बाद में आप थोड़ा सा और नीचे आ जाएंगे तो यहाँ पर आपको मिल जाएगा अनामुदी एलिफेंट रिजर्व, और सबसे नीचे आप आएंगे तो यहाँ पर आपको मिल जाएगा पेरियार एलिफेंट रिजर्व। अब यहाँ पे आपको एक चीज़ और ध्यान रखनी है कि ये पॉसिबल है कि जो हमारे एलिफेंट रिजर्व होते हैं वह आपको किसी वाइल्ड लाइफ सेंचुरी में मिल सकते हैं, किसी वन्यजीव अभ्यारण्य में मिल सकते हैं, या फिर ये किसी राष्ट्रीय पार्क में भी हो सकते हैं। यानी कि अगर कोई राष्ट्रीय पार्क है, कोई वाइल्ड लाइफ सेंचुरी है या कोई बायोस्फीयर रिजर्व है, उसे प्रोजेक्ट एलिफेंट के अंतर्गत शामिल कर लिया जाता है तो उसे हम लोग कहेंगे एलिफेंट रिजर्व। तो केरल में वायनाड हो गया, नीलांबर है, अनामुदी है और है पेरियार। अब चलते हैं तमिलनाडु में। तो तमिलनाडु में भी आपको 4 मिलेंगे। पहला हमारा है कोयम्बटूर एलिफेंट रिजर्व। उसके बाद में दूसरा हमारा है अनामलाई एलिफेंट रिजर्व। अनामलाई के बाद में तीसरा हमारा है, इसका नाम है नीलगिरी एलिफेंट रिजर्व। और उसके बाद में चौथा है, इसका नाम है श्री बिल्पत्तूर एलिफेंट रिजर्व। तो आपको 4 मिल जाएंगे तमिलनाडु में, अनामलाई जो कि आपका एक टाइगर रिजर्व भी है, उसके बाद में कोयम्बटूर है, नीलगिरी है और है श्री बिल्पत्तूर, और ये सारे हमारे नीलगिरी में ही आते हैं। और श्री बिल्पत्तूर के बारे में आपको पता होगा कि इसकी एक मिठाई है जिसका नाम था पलकुआ, जिसे पिछले वर्ष जीआई टैग भारत सरकार के द्वारा दिया गया था। तमिलनाडु के बाद में हम लोग चलते हैं कर्नाटक में। तो कर्नाटक में आपको 2 मिलेंगे, डांडेली एलिफेंट रिजर्व। और ध्यान रखिएगा ये हमारे भारत का 29वां एलिफेंट रिजर्व है। कौन सा? 29वां एलिफेंट रिजर्व है डांडेली एलिफेंट रिजर्व कर्नाटक में। और एक आपको और मिल जाएगा जिसका नाम है मैसूर एलिफेंट रिजर्व। और इसके बारे में आपको ये ध्यान रखना है कि हमारे भारत का सबसे बड़ा जो एलिफेंट रिजर्व है वह आपका है मैसूर एलिफेंट रिजर्व, और कर्नाटक में ही हाथियों की संख्या सबसे ज़्यादा हमारे देश में पाई जाती है। अब चलते हैं अरुणाचल प्रदेश में। तो अरुणाचल प्रदेश में भी आपको 2 मिलेंगे। एक तो हमारा है कामेंग एलिफेंट रिजर्व और दूसरा भी इसी के पास में आपको मिल जाएगा जिसका नाम है दक्षिण अरुणाचल एलिफेंट रिजर्व। तो ये कामेंग और दक्षिण अरुणाचल ये दोनों आपको मिलेंगे अरुणाचल प्रदेश में। उत्तर प्रदेश की बात करते हैं तो यहाँ पर आपको एक ही एलिफेंट रिजर्व मिलेगा और इसका नाम भी है उत्तर प्रदेश एलिफेंट रिजर्व। चलिए आपके लिए एक प्रश्न है, आपको बताना है ये जो उत्तर प्रदेश एलिफेंट रिजर्व है यह उत्तर प्रदेश के किस जिले में स्थित है। फिर हम लोग चलते हैं झारखंड में।
तो झारखंड में भी आपको एक मिल जाएगा जिसका नाम है सिंहभूमि एलिफेंट रिजर्व। और सिंहभूम जो एलिफेंट रिजर्व है ये भारत का पहला एलिफेंट रिजर्व है, यानी कि जिसको सबसे पहली बार घोषित किया गया था 2001 में। तो सिंहभूमि जो कि आपका है झारखंड में, ये भारत का पहला एलिफेंट रिजर्व है। उसके बाद में चलते हैं पश्चिम बंगाल में। तो पश्चिम बंगाल में आपको एक मिलेगा जिसका नाम है मयूर झरना एलिफेंट रिजर्व, और उसके अलावा एक आपको और मिल जाएगा जिसका नाम है पूर्वी द्वार एलिफेंट रिजर्व। तो पश्चिम बंगाल में आपके दो एलिफेंट रिजर्व हैं, एक तो है मयूर झरना और दूसरा है पूर्वी द्वार एलिफेंट रिजर्व। अब चलते हैं उड़ीसा राज्य में। तो उड़ीसा राज्य की बात करते हैं तो यहाँ पर भी आपको कई सारे एलिफेंट रिजर्व मिलेंगे। सबसे पहला हमारा है संबलपुर। अब संबलपुर और सोनितपुर दोनों में आपको कन्फ्यूजन नहीं होनी चाहिए। संबलपुर अगर आपसे पूछा जाए तो ये आपको उड़ीसा में मिल जाएगा, और जो हमारा सोनितपुर है ये हमारा स्थित है असम राज्य में। तो बिल्कुल आपको इसे क्लियरली याद रखना है। उसके बाद में अगला हमारा है जिसका नाम है मयूरभंज। अब मयूरभंज और मयूर झरना, तो इन दोनों में भी आपको कन्फ्यूजन नहीं होना चाहिए। मयूरभंज का नाम आता है तो ये आपको मिलेगा उड़ीसा में, और अगर मयूर झरना के बारे में पूछा जाता है तो ये आपको मिल जाएगा पश्चिम बंगाल राज्य में। इसके बाद में हमारा एक और है महानदी एलिफेंट रिजर्व। तो महानदी से आप वैसे भी इसको याद रख सकते हैं। तो तीन है हमारे उड़ीसा में, संबलपुर, मयूरभंज और महानदी। इसके अलावा दो प्रस्तावित भी हैं उड़ीसा में। तो ध्यान रखिएगा, दो एलिफेंट रिजर्व प्रस्तावित किए गए हैं उड़ीसा में। हालांकि उड़ीसा की सरकार ने इसे बनाने से मना कर दिया है, तो हो सकता है आगे इनका निर्माण हो जाए। नाम इस समय मुझे नहीं ध्यान आ रहा है, लेकिन दो एलिफेंट रिजर्व प्रस्तावित है उड़ीसा राज्य में। उसके बाद में है नागालैंड। तो नागालैंड में आपको दो एलिफेंट रिजर्व मिलेंगे। एक तो हमारा है सिंघफन, सिंघान नहीं है, ये हमारा है सिंघफन एलिफेंट रिजर्व, जो कि भारत का 30वां एलिफेंट रिजर्व है। तो इसका नाम आपको जरूर याद रखना है। और नागालैंड में एक आपको और मिल जाएगा जिसका नाम है एटांकी एलिफेंट रिजर्व। तो नागालैंड में दो हैं, एक है सिंघफन और दूसरा है एटांकी एलिफेंट रिजर्व। अब बात करते हैं आंध्र प्रदेश राज्य की। तो आंध्र प्रदेश में आपको एकमात्र एलिफेंट रिजर्व मिलेगा जिसका नाम है रायला एलिफेंट रिजर्व। क्या नाम है? रायला एलिफेंट रिजर्व, और ये है आंध्र प्रदेश राज्य में। फिर बात करते हैं मेघालय राज्य की। तो मेघालय राज्य में आपको एकमात्र एलिफेंट रिजर्व मिलेगा जिसका नाम है गारो हिल्स एलिफेंट रिजर्व, और एक अभी यहाँ पर प्रस्तावित है, यानी कि केंद्र सरकार ने अनुमोदन दे दिया है, लेकिन अभी यहाँ की राज्य सरकार ने इस पर ऑफिशियल कोई नोटिफिकेशन जारी नहीं किया है। तो मेघालय में एकमात्र है जिसका नाम है गारो हिल्स एलिफेंट रिजर्व। उसके बाद में अब हम लोग चलते हैं उत्तराखंड में। तो उत्तराखंड में भी आपको एक ही मिलेगा जिसका नाम है शिवालिक एलिफेंट रिजर्व। उसके बाद में अब हम चलते हैं उत्तराखंड के बाद में, ये हमारा छत्तीसगढ़। क्या है? छत्तीसगढ़, प्रिंटिंग मिस्टेक है। तो छत्तीसगढ़ में आपको मिलेगा बादलखोल तमोर पिंगला एलिफेंट रिजर्व। कौन सा? बादलखोल तमोर पिंगला एलिफेंट रिजर्व। तो ये आपको मिल जाएगा कहाँ पर? छत्तीसगढ़ राज्य में। छत्तीसगढ़ में एक प्रस्तावित है जिसका नाम है लेमरू। तो इसको भी अभी ऑफिशियल डिक्लेयर नहीं किया गया है। तो हो सकता है आपसे पूछ लिया जाए, लेकिन ऑफिशियली हमारे देश में अभी 30 एलिफेंट रिजर्व हैं। तो ये हमने सभी एलिफेंट रिजर्व के बारे में डिस्कस किया डिटेल में। आई होप आपको चीज़ें समझ में आई होंगी। तो अब समय हो गया है प्रसाद का, यानी कि कहानी हमारी पूरी हो चुकी है। तो चलिए अब हम लोग प्रसाद ग्रहण करते हैं। भारत में प्रोजेक्ट एलिफेंट की शुरुआत कब हुआ था? तो इसकी शुरुआत हुई थी 1992 में, और ध्यान रखिएगा यह एक सेंट्रली स्पॉन्सर्ड स्कीम है। सिंघफन एलिफेंट रिजर्व किस राज्य में स्थित है? तो मैंने आपको बताया यह 30वां एलिफेंट रिजर्व है, और ये आपको मिलेगा नागालैंड राज्य में। भारत का 30वां हाथी रिजर्व कौन सा है? तो 30वां मैंने बता दिया, ये है सिंघफन। संबलपुर हाथी रिजर्व किस राज्य में स्थित है? तो संबलपुर और सोनितपुर, संबलपुर आपको मिल जाएगा उड़ीसा में, और जो सोनितपुर है ये आपको मिल जाएगा असम राज्य में। डांडेली हाथी रिजर्व किस राज्य में स्थित है? तो ये भारत का 29वां हाथी रिजर्व है, और ये आपको मिल जाएगा कर्नाटक में। कर्नाटक में एक हमारा और है जिसका नाम है मैसूर एलिफेंट रिजर्व, जो कि भारत का सबसे बड़ा एलिफेंट रिजर्व है। वायनाड हाथी रिजर्व किस राज्य में स्थित है? तो वायनाड आपको मिल जाएगा केरल राज्य में। इसके बाद में नीलगिरी हाथी रिजर्व किस राज्य में स्थित है? तो ध्यान रखिएगा नीलगिरी जो है ये आपको मिलेगा तमिलनाडु राज्य में। रायला हाथी रिजर्व किस राज्य में स्थित है? तो रायला जो हाथी रिजर्व है ये आपको मिलेगा आंध्र प्रदेश राज्य में।
इसके बाद में है कि इनमें से कौन सा सुमेलित नहीं है। और इस प्रकार के जो प्रश्न होते हैं उन्हें आपको थोड़ा सा अच्छे से ध्यान रखना है। गारो हिल्स की बात करते हैं तो सही है, ये मेघालय में मिल जाएगा। इटंकी की बात करते हैं तो ये आपको नागालैंड में मिल जाएगा। शिवालिक की बात करते हैं तो ये आपको मिल जाएगा उत्तराखंड में। और जो सिंगफन है ये आपको मिलेगा नागालैंड में, असम में यह स्थित नहीं है। तो इस प्रश्न का ऑप्शन सी करेक्ट होगा। इसके बाद में है नीलांबर हाथी रिजर्व किस राज्य में स्थित है। तो नीलांबर आपको मिल जाएगा केरल राज्य में। कहाँ पर? केरल में स्थित है नीलांबर हाथी रिजर्व। उसके बाद में है महानदी हाथी रिजर्व किस राज्य में स्थित है। तो ये आपको मिलेगा उड़ीसा राज्य में। इसके बाद में है बादलखोल तमोर पिंगला हाथी रिजर्व। तो ये जो हाथी रिजर्व है यह आपको मिलेगा छत्तीसगढ़ राज्य में। उसके बाद में है कि इनमें से कौन सा हाथी रिजर्व उड़ीसा में स्थित नहीं है। तो उड़ीसा में आपको कौन कौन से मिलेंगे? संबलपुर, महानदी, मयूरभंज और मयूर झरना। तो ये सारे आपको मिल जाएंगे उड़ीसा में, लेकिन जो मयूर झरना है ये है आपका पश्चिम बंगाल में। उसके बाद में है अनामलाई हाथी रिजर्व। तो अनामलाई हाथी रिजर्व आपको मिलेगा तमिलनाडु राज्य में। अगला है दिहिंग पटकई हाथी रिजर्व। तो ये आपको मिलेगा असम राज्य में। कहाँ पर है? दिहिंग पटकई, ये आपको मिलेगा असम राज्य में। इनमें से कौन सा हाथी रिजर्व असम में स्थित नहीं है। तो असम की बात हुई है तो कार्बी एंगलोंग असम में ही है। धनश्री लंगडिंग ये भी असम में है। चिरांग रिपू ये भी असम में है, लेकिन इटंकी आपको मिलेगा नागालैंड में। उसके बाद में है इनमें से कौन सा सही सुमेलित नहीं है। तो मयूर झरना पश्चिम बंगाल बिल्कुल सही है। रायाला ये है आपका आंध्र प्रदेश में बिल्कुल सही है। मैसूर ये आपका मिलेगा कर्नाटक में, केरल में ये स्थित नहीं है। और इटंकी है नागालैंड में। तो ऑप्शन सी यहाँ पर करेक्ट होगा। इनमें से कौन सा हाथी रिजर्व तमिलनाडु में स्थित नहीं है। तो तमिलनाडु की बात करते हैं तो आप देख सकते हैं नीलगिरी भी आपको मिल जाएगा, कोयम्बटूर भी आपको मिल जाएगा। उसके अलावा अनामुदी भी आपको मिलेगा केरल में, और है अनामलाई। तो ये तीनों हमारे तमिलनाडु में हैं। अनामुदी आपको मिलेगा केरल में। सोनितपुर हाथी रिजर्व किस राज्य में स्थित है। तो सोनितपुर की बात करते हैं तो ये आपको मिलेगा असम में, और संबलपुर ये मिलेगा उड़ीसा में। आखिरी प्रश्न है श्री बिल्लुपुत्तूर हाथी रिजर्व किस राज्य में स्थित है। तो ये स्थित है तमिलनाडु राज्य में। तो इस वीडियो में फिलहाल के लिए इतना ही। आई होप वीडियो आपको पसंद आया होगा। इस वीडियो की जो क्विज है वह भी आपको ऐप पर मिल जाएगी। ऐप पर इससे पहले के वीडियो की क्विज भी अपलोड कर दिए गए हैं, तो वहाँ पर जा करके आप अच्छे से रिवीजन कर सकते हैं और बार बार वहाँ पर क्विज दे करके आप ये पता कर सकते हैं कि आपको कितने प्रश्न इसमें से याद हो रहे हैं। थैंक्स फॉर वॉचिंग। जय हिंद, जय भारत, और सबसे ज़रूरी, पढ़ेगा भारत तो बढ़ेगा भारत।